हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मंच के ऊपर। साथियों, हमने राजस्थान की भूगोल स्टार्ट की थी। राजस्थान की भूगोल में हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये दोनों टॉपिक के वीडियोस कहाँ मिलेंगे आपको? ये दोनों टॉपिक के वीडियोस मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट बनी है राजस्थान भूगोल के नाम से, 41 जिलों के नाम से। ठीक है, यहाँ पे जाके आप इनको देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम लोग दोस्तों आज स्टार्ट करने वाले हैं अपवाद तंत्र। अपवाद तंत्र को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों थोड़ी बहुत भूमिका बना लेता हूं मैं। थोड़ी बहुत भूमिका का मतलब कि इसके इर्द गिर्द थोड़ी बहुत बातें बता देता हूं, तो आपको भी लगे कि मास्टर को थोड़ा बहुत नॉलेज तो है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं राजस्थान की। हमारा राजस्थान जो है वो भारत के शुष्क प्रदेशों में शामिल है। इसीलिए तो दोस्तों हमारे राजस्थान में नदियों, झीलों अर्थात जल राशियों का विशेष महत्व है। यहाँ पे हमारे राजस्थान में जल राशियों का विशेष महत्व है, क्योंकि शुष्क प्रदेश में शामिल है हमारा राजस्थान। ठीक है, और दुर्भाग्य ये भी है कि हमारे राजस्थान में नदियां कम ही नहीं, बल्कि हमारे राजस्थान में बारहमासी नदियों का भी अभाव है। हमारे राजस्थान में नदियां तो कम है ही, लेकिन बारहमासी नदियों का भी अभाव है। बारहमासी नदियों का मतलब चट 12 महीना बहने वाली नदियां, ये तो आप समझते होंगे। यानी कि वर्ष पर्यंत बहने वाली नदियां जो होती है उन्हें बारहमासी नदियां कहते हैं, और बारहमासी नदियों का हमारे राजस्थान में अभाव है। ठीक है, राजस्थान में वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी दोस्तों एक ही है, और उसका भी उद्गम हमारे राजस्थान में नहीं है। उसका भी उद्गम एमपी से होता है। ठीक है, वो तो हमारे राजस्थान में केवल बहती है और आगे उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो हमारे राजस्थान में बारहमासी नदियों का अभाव है, और राजस्थान में दोस्तों जलराशियों का विशेष महत्व भी है। नदियां और झीलों इनका विशेष महत्व है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों अपवाद क्षेत्र की, कि अपवाद तंत्र होता क्या है। एक तो बता देता हूं मैं आपको दोस्तों, कुछ एक शब्दावलियां हैं। एक तो आपको नदी की परिभाषा ध्यान में रखनी है। एक दोस्तों सहायक नदियां क्या होती है, एक अपवाद क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, इनकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इनकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक तो दोस्तों नदी की परिभाषा देख लेते हैं कि यह नदी होती क्या है। ठीक है, तो नदी कहते हैं दोस्तों धरातल पर प्राकृतिक रूप से धारा के रूप में बहने वाली जल को दोस्तों नदी बोल देते हैं। प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए दोस्तों, ऐसे नहीं कि आपने जल की धारा लेके आ गए और नदी बोल दिया, ऐसी तो कोई बात है नहीं। प्राकृतिक रूप से दोस्तों जल धारा के रूप में बहता है धरातल के ऊपर, वही दोस्तों नदी मानी जाती है। तो एक बार यहाँ पे नदी की परिभाषा लिखोगे आप, धरातल पर प्राकृतिक रूप से धरातल पर प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाले जल को क्या बोल देते हो आप लोग? नदी बोल देते हो दोस्तों। ठीक है, ये नदी की परिभाषा होगी। बात करते हैं दोस्तों इसके अलावा सहायक नदियों की, कि ये सहायक नदियां क्या बला है। सहायक नदियों की बात करते हैं। सहायक नदियां क्या होती है? सहायक नदियां वे छोटी छोटी नदियां होती है दोस्तों, जो अपने क्षेत्र का जल एक बड़ी नदी में गिरा देती है, उन्हें दोस्तों सहायक नदियां कहते हैं। ठीक है, तो वे छोटी छोटी नदियां जो अपने क्षेत्र का जल एक बड़ी नदी में उड़ेल देती है या फिर गिरा देती है। उन्हें क्या बोलते हो आप लोग? सहायक नदियां बोलते हो। ठीक है, ये बातें हुई दोस्तों नदी और सहायक नदियों की। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके आगे, एक तो अपवाह और एक अपवाह तंत्र क्या होता है, उनकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार यहां तक नोट कर लीजिएगा, मिटा देता हूं फिर। अब बात करते हैं अपवाह की। ये अपवाह क्या बला है, उनकी चर्चा कर लेते हैं। अपवाह बोलते हैं दोस्तों एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को दोस्तों आप अपवाह तंत्र बोलते हो। क्या लिखोगे इसकी परिभाषा? एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे
जल के प्रवाह को, जल के प्रवाह को आप लोग क्या बोलते हो? अपवाह बोलते हो। ठीक है, एक आता है दोस्तों आपका अपवाह तंत्र। ये अपवाह तंत्र क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। एक तो होती है दोस्तों आपकी मेन नदी, ठीक है, और इस नदी में आके मिल जाती है दोस्तों कई प्रकार की सहायक नदियां, ठीक है, और इनकी भी सहायक नदियां हो गई। अब ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वही आपका उस नदी का अपवाह तंत्र कहलाता है, वही उस नदी का बेसिन कहलाता है। ठीक है, अपवाह तंत्र और बेसिन एक ही होता है दोस्तों, वही उस नदी का अपवाह क्षेत्र है, अपवाह तंत्र है और बेसिन है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई, इसको भी हम लिख लेते हैं। अपवाह तंत्र क्या होता है? नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा, सहायक बनाया गया एक तंत्र। ठीक है, ये हो गया आपका अपवाह तंत्र। दोनों बातें नोट कर लो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों आगे इनके विभाजन को लेकर। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने इनके अपवाह तंत्र को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है उसकी चर्चा कर लेते हैं। अपवाह तंत्र के भाग या फिर विभाजन आप इसे बोल सकते हो। नदियों का विभाजन राजस्थान में किस प्रकार किया गया है उसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। समापन के आधार पर, समापन के आधार पर राजस्थान के अपवाह तंत्र को, अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये आधार आप याद रखोगे दोस्तों समापन के आधार पर। समापन के आधार कैसे दोस्तों? कि नदी कहां से निकलती है और कहां उसका समापन हो जाता है, उसके आधार पर दोस्तों नदियों को राजस्थान में, राजस्थान के अपवाह को 3 भागों में बांटा गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ये हो गए 3 भाग। एक तो हो गया आपका अरब सागरीय अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। एक हो गया आपका बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ठीक है, एक हो गया आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र। एक बार मैं इनका मतलब समझा देता हूं, बाद में परसेंटेज की चर्चा करते हैं कि कितना परसेंट हमारे राजस्थान का घेरा हुआ है। दोस्तों अरब सागरीय अपवाह तंत्र वो अपवाह तंत्र है जिसमें दोस्तों राजस्थान की नदियां फिर उद्गम होने के बाद, दोस्तों राजस्थान में बहने के बाद वे नदियां जो अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, सीधी सी बात दोस्तों ये है कि वे नदियां जो अरब सागर में जाके समाप्त हो जाती है, ठीक है, वे नदियां आपका अरब सागरीय अपवाह तंत्र का हिस्सा है। और वे नदियां जो दोस्तों बंगाली खाड़ी में जाके अपना बहाव क्षेत्र समाप्त करती है उसे बोलते हैं बंगाली खाड़ी का अपवाह तंत्र। और दोस्तों वे नदियां जो ना तो बंगाली खाड़ी में अपना जल गिराती है ना अरब सागर में जल गिराती है, और वो दोस्तों कहीं ना कहीं राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है, राजस्थान से उनका उद्गम होता है, राजस्थान में समाप्त हो जाती है। वे नदियां आपकी आंतरिक अपवाह की नदियां होती है। ठीक है, अब राजस्थान में दोस्तों अरब सागरीय अपवाह तंत्र का जो परसेंटेज है वो 17% है। राजस्थान में अरब सागरीय जो अपवाह तंत्र है वो 17% भाग पर फैला हुआ है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है वो है दोस्तों 23%। और जो सर्वाधिक अपवाह तंत्र पाया जाता है हमारे राजस्थान में वो पाया जाता है आंतरिक अपवाह तंत्र, और वो कितना है वो है 60%। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है बात। अरब सागरीय अपवाह तंत्र सर्वाधिक पाया जाता है हमारे राजस्थान में और वो 60% है। ठीक है, यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। समापन के कितने आधार देखे दोस्तों? एक तो अरब सागरीय, अरब सागर में जल गिराने वाली, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली, और एक आंतरिक प्रवाह की नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां। ये क्यों लिख रहा हूं मैं दोबारा? क्योंकि दोस्तों अब हम इनकी नदियां यही देख लेंगे एक बार साथ ही,
कि कौन कौन सी नदियां अरब सागर में जल गिराती है, कौन कौन सी बंगाली खाड़ी में, और कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। तो अरब सागरीय नदियां हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो नदियां अरब सागर में जल गिराती है वो एक तो है दोस्तों माही आपकी, माही के बाद दोस्तों सोम, सोम के बाद जाखम, एक है दोस्तों पश्चिमी बनास, एक है दोस्तों सागरमती, और एक होगी दोस्तों लूणी। ये जो नदियां हैं दोस्तों ये आपकी अरब सागर में जल गिराती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं। इसमें हो गया दोस्तों एक तो चंबल, चंबल, उसके बाद चंबल के बाद बनास, उसके बाद दोस्तों काली सिंध, काली सिंध के बाद आहू, परवन और पार्वती। ये नदियां हैं जो आपकी बंगाली खाड़ी में जल गिराती है। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की नदियों को देख लेते हैं। इसमें एक तो है घग्गर, एक है कांतली, एक है कांकने, एक है मेंथा, रूपनगढ़, रूपारेल, और एक साबी, साबी नदी। ठीक है, ये नदियां होगी आंतरिक प्रवाह की। तो एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ। आंतरिक अरब सागरीय प्रवाह की नदियां हैं वो है माई, सोम, जाखम, बनास, साबरमती, सागरमती सॉरी, और लूणी। बनास बंगाली खाड़ी में दोस्तों जल गिराने वाली नदी है चंबल, बनास, काली सिंध, आहू, परवन, पार्वती। जो आंतरिक अफवाह की नदियां हैं वो है घग्गर, कांतली, कांकने, मेंथा, रूपनगढ़, रूपारेल और साबी। ये नदियां दोस्तों लिख लेनी है आपको। अब हम लोग एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले माई नदी को पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते पूरी डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारी पहली जो नदी है अरब सागरीय अफवाह तंत्र, आप डाल लेना यहाँ पे अरब सागरीय अफवाह तंत्र। ठीक है, ये आप हेडिंग डालोगे और उसमें दोस्तों पहली नदी है आपकी माही नदी। इसको हम पढ़ने वाले हैं डिटेल से। तो माही नदी का उद्गम एक बार मैं मैप के माध्यम से आपको बता देता हूँ, पूरा आपको समझ में आना जरूरी है दोस्तों। ये मान लीजिए राजस्थान का मैप है। यहाँ एक पहाड़ी है दोस्तों एमपी में, उस पहाड़ी का नाम है अमरोरू की पहाड़ी, अमरोरू। अमरोरू की पहाड़ी, और ये अमरोरू पहाड़ी कहाँ है, ये है एमपी में। ठीक है, इसके आगे है एक झील है और उस झील का नाम है मेहद झील, मेहद झील। और ये जो अमरोरू की पहाड़ी और झील जहां पड़ती है वो जिला कौन सा है, धार जिला, धार जिला, जो कि कहाँ है, एमपी में है दोस्तों। यहां से नदी निकलती है आपकी कौन सी, माही नदी। ठीक है, ये माही नदी निकल गई यहां से, और माही नदी हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों खांडू गांव, बांसवाड़ा। खांडू गांव है कहाँ पे, बांसवाड़ा में हमारे राजस्थान में प्रवेश कर जाती है कौन सी नदी, माही नदी। ठीक है, निकलती कहां से है, अमरोरू की पहाड़ी, मेहद झील, धार जिला, एमपी से निकलती है हमारे राजस्थान में दोस्तों। खांडू गांव बांसवाड़ा से ये प्रवेश कर जाती है राजस्थान में, और राजस्थान में दोस्तों ये प्रवेश करने के बाद इस प्रकार बहती हुई वापस अरब सागर में चली जाती है दोस्तों। और अरब सागर में दोस्तों यहाँ पे एक खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, और ये कहाँ है, ये है गुजरात में। तो ये गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी कि दोस्तों आपको इसका उद्गम पता चल गया, अमरोरू की पहाड़ी, मेहद झील, धार जिला, एमपी से ये निकलती है, खांडू गांव बांसवाड़ा में ये प्रवेश करती है, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और होती हुई इधर खंबाती खाड़ी में गुजरात में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, तो इधर कौन सा सागर है, आपका अरब सागर है, ये तो पता ही होगा आपको। एक बार मैप के माध्यम से मैं ये भी बता देता हूं कि अरब सागर किधर है और बंगाली खाड़ी किधर है, जानते तो होंगे आप।
ये दोस्तों भारत का मैप मान लेना आपको। इस प्रकार भारत का मैप है। इधर तो है दोस्तों आपकी अरब सागर, अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और हमारा राजस्थान यहाँ पे है। तो ये नदी एमपी से निकलकर गुजरात में गिर जाती है, और गुजरात में कहाँ पे गिरती है दोस्तों, खंबाती खाड़ी में, गुजरात में ये समाप्त हो जाती है, अपना जल गिरा देती है। हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं इसके एक बार उद्गम उपनामों की, ठीक है, उपनाम की चर्चा करते हैं। तो ये इसके उपनाम है दोस्तों, एक तो आदिवासियों की गंगा। और आदिवासियों की गंगा क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो क्षेत्र है आदिवासी क्षेत्र है, और आदिवासी क्षेत्र में ही आपकी ये नदी बहती है। तो एक तो बोलते हैं दोस्तों इसको आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, ठीक है। एक बोलते हैं दोस्तों वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा। एक इसे बोलते हैं कांठल की गंगा, कांठल की गंगा। वागड़ी गंगा तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो एरिया है वो वागड़ कहलाता है, बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला, तो वागड़ की गंगा इसलिए बोलते हैं। कांठल की गंगा बोलते हैं दोस्तों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में जो मही नदी के प्रवाह है उसे कांठल बोलते हैं। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में मही नदी के प्रवाह को कांठल बोलने के कारण ही इसे कांठल की गंगा बोल देते हैं दोस्तों। एक बोलते हैं इसको उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी, क्योंकि ये दोस्तों हमारे राजस्थान में उल्टे यू आकार में बहती है। ये दोस्तों उल्टा यू हो गया ऐसे, ठीक है, यू कैसे होता है ऐसे, जबकि ये बहती है दोस्तों ऐसे। तो इसकी उपनाम है दोस्तों उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी, उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी, बहने वाली नदी, ठीक है। एक बोलते हैं दोस्तों ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा हमारे राजस्थान में दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर से निकलती है। तो ये कर्क रेखा है, क्या है, कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा को दोस्तों दो बार काटती है, एक बार तो इस प्रकार और एक बार वापस लौटते टाइम। तो ये दो बार कर्क रेखा को काट रही है, इसलिए इसे दोस्तों कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये भी लिख लीजिएगा, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी, काटने वाली नदी, ठीक है। एक दोस्तों इसका उपनाम है कि ये दक्षिण से ही तो निकलती है, राजस्थान में दक्षिण से ही तो निकलती है और दक्षिण में ये समाप्त हो जाती है। तो दक्षिण से निकलकर दक्षिण में समाप्त होने वाली नदी कौन सी है, वो भी आपकी माही नदी है। तो ये भी आप लिख लो, दक्षिण से निकलकर दक्षिण में ही समाप्त होने वाली नदी, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहां तक आप नोट करो, फिर आगे की चर्चा करते हैं। माही नदी हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों। माही नदी की बात कर ली, एक तो उसका उद्गम हो गया, समापन कहाँ होती है ये हो गया, उपनामों की हमने चर्चा कर ली। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कुल लंबाई की। एक तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, एक दोस्तों राजस्थान में लंबाई कितनी है, राजस्थान में लंबाई कितनी है। एक बात करते हैं इसकी विस्तार की, कि ये फैली कहाँ कहाँ है, विस्तार कहाँ कहाँ है, कौन कौन से जिलों में है, और राजस्थान में विस्तार कौन सा है, राजस्थान में कौन कौन से जिलों में फैली है, इन सब की हम लोग चर्चा करेंगे। कुल लंबाई तो है दोस्तों इसकी 576 किलोमीटर। ये तो इसके उद्गम से और समापन तक की लंबाई है 576 किलोमीटर। हमारे राजस्थान में बहती है ये 171 किलोमीटर। लंबाई आपको सभी नदियों की याद ना हो तो कोई बात नहीं, मेन जो नदियां हैं उन्हीं की लंबाई कभी कभार पूछ ली जाती है, कभी कभार। बाकी एक लंबाई आपको एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी क्योंकि डिफाइन नहीं है ना, तो लंबाई में आपको ज्यादा माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लंबाई आपको न भी याद रहो तो कोई बात नहीं। विस्तार की हम लोग चर्चा करें तो विस्तार इसका है एक तो एमपी में, एमपी के बाद ये बहती है राजस्थान में, और राजस्थान के बाद बहती है गुजरात।
तो इसका विस्तार 3 राज्यों में है और राज्य कौन कौन से हैं? एमपी, राजस्थान, गुजरात। हमारे राजस्थान में इसके विस्तार की चर्चा करें तो एक तो आपका बांसवाड़ा जिला हो गया, बांसवाड़ा जिला, एक हो गया प्रतापगढ़ जिला, एक हो गया आपका डूंगरपुर जिला। ठीक है, 3 जिलों में इसका राजस्थान में विस्तार है। कुल लंबाई 576, राजस्थान में लंबाई 171, 3 राज्यों में इसका विस्तार है, एमपी, गुजरात, राजस्थान, और हमारे राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में ये फैली हुई है। नोट करो। बात करते हैं आगे इनकी सहायक नदियों की, कि माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। सहायक नदियों को आपको पूरी डिटेल से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। मेन जो नदियां हैं, जैसे कि मान लो सोम, माई, जाखम का त्रिवेणी संगम है, तो सोम पढ़ ली, जाखम पढ़ ली, इनके उद्गम पढ़ लिए। सभी नदियों का उद्गम कोई नहीं पूछता। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नदियों से ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे तो यही क्वेश्चन आएंगे कि निम्न में से कौन सी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं, माही नदी की सहायक नदी कौन सी है, चंबल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। इसी प्रकार के उपनामों से क्वेश्चन आ जाएंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सहायक नदियों में दोस्तों मेन मैं आपको उद्गम बताऊं, उन्हीं के याद रखने हैं, सभी के आपको याद में नहीं रखने हैं। ठीक है, सहायक नदियों को देखते हैं। माही की सोम, एक तो सोम, जाखम, अनास, ईरू, भादर, लाखन, ठीक है, मोरेन, चाप, मोरेन, चाप, एरन और एराव, ये इसकी सहायक नदियां हैं। सोम, जाखम, अनास, ईरू, भादर, लाखन, मोरेन, चाप, एरन और एराव, एरन और एराव। ठीक है, ये नदियां हो गई। इन सभी के दोस्तों उद्गम स्थल आपको ध्यान में नहीं रखने, केवल सोम और जाखम के मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों नदियां त्रिवेणी संगम भी बनाती है, उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सोम निकलती है दोस्तों आपके यहाँ से और जाखम निकलेगी यहाँ से। अब यहाँ कौन सा जिला है, तो सोम तो निकलती है आपकी बीछा मेड़ा की पहाड़ी, बीछा मेड़ा पहाड़ी, ये कहाँ है, ये है उदयपुर में। उदयपुर में बीछा मेड़ा की पहाड़ी से निकलती है सोम नदी, और जाखम नदी निकलती है आपकी प्रतापगढ़ से। भावर माता की पहाड़ी, भावर माता की पहाड़ी कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में। यहां से निकलती है आपकी नदी कौन सी, जाखम नदी। ठीक है, निकल गई भाई साहब, ये देखो बहती हुई आ रही है ना, आ रही है इधर से जाखम नदी बहती हुई आ रही है। और यहाँ एक नदी नीचे से आती है, कौन सी, उल्टे यू आकार की आपकी माही नदी। ये जो संगम है, ये त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है आपका, ये बनता है सोम, माई, जाखम का बेणेश्वर धाम में। बेणेश्वर, बेणेश्वर धाम तो इसको बोलते हैं। गांव है दोस्तों नवटापुरा, नवटापुरा गांव है, साबला तहसील है और डूंगरपुर में है। कहाँ पे है, डूंगरपुर। तो सोम, माई, जाखम का त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम, नवटापुरा, साबला, डूंगरपुर में बनता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने की, ये भी ध्यान में रखनी है, मावजी ने की। और यहाँ पे दोस्तों मेला भरता है आपका माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को यहाँ पे मेला भरता है। खंडित शिवलिंग की यहाँ पूजा होती है। ये सब चीजें हम लोग जब क्लास संस्कृति पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है, जो मेरे को ज्ञान है, जो मेरे को आता है, वही मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ और आपको वही बातें ध्यान में रखनी है। तो सोम नदी इधर से आ गई बीछा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से, जाखम नदी इधर से आ गई किधर से, प्रतापगढ़ में भंवर माता की पहाड़ियों से। तीनों नदियां जहां मिलती है दोस्तों वो स्थान है बेणेश्वर धाम, नवटापुरा, साबला गांव, डूंगरपुर में। संत मावजी ने यहाँ पे बेणेश्वर धाम की स्थापना की। मेला यहाँ माघ पूर्णिमा को पड़ता है। खंडित शिवलिंग की यहाँ पे पूजा होती है। ठीक है, यहाँ तक बातें पहले पड़ी। अब बात करते हैं सोम नदी का प्रवाह चित्र कहाँ कहाँ है।
यानी कि ये नदी कितने जिलों में बहती है। ये नदी उदयपुर से तो निकल गई, उदयपुर के बाद दोस्तों निकल कर ये बहती है सलूम्बर में, नया जिला आपका बन गया सलूम्बर, और सलूम्बर के बाद ये बहती है डूंगरपुर में। ठीक है, डूंगरपुर में ये कहाँ मिल जाती है, माही नदी में मिल जाती है। यहाँ पे पड़ता है दोस्तों आपकी फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। तो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से कौन सी नदी बहती है, सोम नदी बहती है, इसका प्रवाह तंत्र हो गया। जाखम नदी की बात करें तो इसका प्रवाह है आपका एक तो प्रतापगढ़, तो से तो ये निकलती है प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ के बाद दोस्तों सलूम्बर, सलूम्बर में बहती हुई है डूंगरपुर में माही नदी में मिल जाती है। ठीक है, प्रतापगढ़ में बहती है दोस्तों ये सीता माता अभ्यारण्य से, सीता माता अभ्यारण्य यहाँ पड़ता है। ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य ये नदी बहती है, कौन सी नदी, जाखम नदी। ठीक है, तो सोम और जाखम का दोस्तों आपको उद्गम स्थान पता चल गया, समापन पता चल गया, प्रवाह क्षेत्र इसका पता चल गया। ठीक है, ये बहती कहाँ है। अब हम लोग इनकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं कि सोम की सहायक नदियां कौन कौन सी है। सहायक नदियां एक ही डायग्राम के माध्यम से दोस्तों मैं आपको कवर कराने का प्रयास कर रहा हूं। इसी को दोस्तों आपको एज इट इज कॉपी में बना लेना है, ताकि आपको देखते ही पता चल जाए कि जाखम इधर से आ रही है, सोम इधर से आ रही है, त्रिवेणी संगम हो रहा है, सब चीजें आपको दिमाग में कैप्चर हो जाए। ठीक है, तो सहायक नदी की बात करते हैं। एक तो दोस्तों इसकी सहायक नदी है सारणी, एक झारणी, सारणी झारणी, एक टिड्डी, एक दोस्तों गोमती। सारणी झारणी, सारणी झारणी, टिड्डी और गोमती किसकी सहायक नदी है, यह है सोम की सहायक नदी। बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। जाखम नदी, जाखम नदी की सहायक नदी है एक तो दोस्तों सरमई, एक है करमई। करमई और सरमई दो नदियां हैं जो कि जाखम नदी की सहायक नदियां हैं, ये भी बात ध्यान में रखनी है। अब मैं रिपीट मरा देता हूँ, ये मेन बातें होगी आपकी। दोस्तों माही नदी निकलती है आपकी एमपी में, कहां से, मेहंद झील, अमरोरों की पहाड़ी निकलकर दोस्तों बांसवाड़ा में खांडू गांव में प्रवेश करती हुई उल्टे यू आकार में बहती हुई राजस्थान में और खंबाती खाड़ी में विलीन हो जाती है। इधर से दोस्तों मोहर माता की पहाड़ियों से निकलती है जाखम नदी जो कि प्रतापगढ़ में है। इधर से निकलती है सोम नदी बिछा मेढ़ा की पहाड़ी उदयपुर से। ठीक है, इनका प्रवाह उदयपुर में दोस्तों, उदयपुर के बाद सलूम्बर, सलूम्बर के बाद डूंगरपुर में ये बेणेश्वर धाम में मिल जाती है, और जाखम नदी प्रतापगढ़, सलूम्बर और बाद में डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम, नौटापुरा यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, सोम नदी दोस्तों फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से निकलती है, यानी कि बहती है, और जाखम नदी सीता माता अभ्यारण्य से बहती है, ये आपको ध्यान में रखनी है। सोम नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों सारणी, झारणी, टिड्डी और गोमती, और जाखम नदी की सहायक नदियां हैं सरमई और करमई। बेणेश्वर धाम की चर्चा करें तो दोस्तों नौटापरा, साबला गांव, डूंगरपुर में बेणेश्वर, इसकी स्थापना दोस्तों संत मावजी ने की। मेला यहाँ माघ पूर्णिमा को पड़ता है, खंडित शिवलिंग की यहाँ पे पूजा होती है दोस्तों। ये चर्चा हो गई दोस्तों सोम और जाखम दो सहायक नदियां उनकी, ये नोट करो। फिर आगे देखते हैं माही नदी पे बांधों की। दोस्तों माही नदी पे बांध हम बाद में देखेंगे, एक बार देखते हैं दोस्तों जाखम का बांध कौन सा है और एक आपकी सोम नदी का बांध कौन सा है, इनकी चर्चा यहीं पे कर लेते हैं। जाखम नदी, आपके पास दोस्तों पर्याप्त यहाँ पे जगह रहेगी तो लिख लेना यहाँ पे बांध। तो जाखम नदी पे बांध है दोस्तों आपका प्रतापगढ़ बांध, प्रतापगढ़ बांध कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में ही है, और ये राजस्थान का दोस्तों सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा, प्रतापगढ़ बांध। और कितना ऊंचा है, ऊंचाई दोस्तों इसकी 81 मीटर, 81 मीटर ये ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है कौन सा, प्रतापगढ़ बांध, जो कि जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में बना हुआ है। ठीक है, बात करते हैं सोम नदी के बांधों की। इसमें दोस्तों एक बांध तो है सोम कागदर बांध, सोम कागदर बांध जो कि कहाँ है, उदयपुर में है। एक है दोस्तों इसमें सोम कमलांबा बांध, सोम कमला अंबा बांध, और ये कहाँ है, यह है डूंगरपुर में। तो ये तो होगी दोस्तों आपकी सोम और जाखम नदियों पे बने हुए बांधों की चर्चा। जाखम नदी पे बांध प्रतापगढ़ बांध है, सबसे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर इसकी ऊंचाई है प्रतापगढ़ में।
और सोम नदी पे जो बांध है दो है, सोम कागदर बांध उदयपुर में और सोम कमलांबा बांध डूंगरपुर में। नोट करो। अब हम पढ़ लेते हैं दोस्तों माही नदी पे स्थित बांधों को हम देख लेते हैं। माही नदी पर स्थित बांधों को देखते हैं। सबसे पहला जो बांध है वो है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध, ये जो बांध है वो है दोस्तों बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा में एक जगह पड़ती है बोरखेड़ा। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है, ठीक है। ये दोस्तों राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। जो हमने प्रतापगढ़ वाला बांध पढ़ा दोस्तों, जाखम बांध, वो जाखम नदी पर है, वो सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर उसकी ऊंचाई है। लेकिन ये जो बांध है वो दोस्तों राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर इसकी लंबाई है। तो इसकी लंबाई भी देख लेते हैं एक बार। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर। और लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई है 3109 मीटर। ये बात भी ध्यान में रखोगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर पर एक बांध आता है कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध, ये कहाँ है? ये भी आपका बांसवाड़ा में है। और इससे दोस्तों दो नहरें निकाली गई है सिंचाई के लिए। दो नहरें निकाली गई है सिंचाई के लिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो बांध है वो है कडाना बांध, ठीक है। और ये कडाना बांध है वो गुजरात में पड़ता है, माही नदी पर ही है, गुजरात में, ठीक है। तो माही नदी पर ये तीन बांध है, माही बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप बांध और कडाना बांध। कडाना बांध गुजरात में है, पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में है, जिससे दो नहरें निकाली गई है सिंचाई के लिए। माही बजाज सागर बांध आपका बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है दोस्तों, ठीक है। इससे दोस्तों माही बजाज सागर से लगभग 140 मेगावाट की विद्युत उत्पादित होती है, जो कि दोस्तों ये संपूर्ण विद्युत का जो परसेंटेज है वो 100% अपना राजस्थान का रहता है, ठीक है। ये माही नदी पे स्थित बांध हो गए, नोट कीजिएगा। तो यहां तक बात होगी दोस्तों, आपके बांधों की चर्चा होगी, माही नदी पे स्थित बांध हमने देख लिए। अब हम लोग देखेंगे इस नदी पे परियोजना कौन सी संचालित है। तो इस नदी पे दोस्तों, माही नदी पे एक परियोजना संचालित है, वो है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना, ये परियोजना दोस्तों राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, दो राज्यों की परियोजना है। और वो कौन सा राज्य है? एक तो अपना राजस्थान और एक गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है। राजस्थान का जो हिस्सा है, इसमें राजस्थान का हिस्सा है 45% और गुजरात का कितना हिस्सा है बचा हुआ? 55%। इसमें विद्युत उत्पादन कितनी होती है ये हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार। विद्युत उत्पादन, विद्युत कितना उत्पादन होता है? तो 140 मेगावाट यहाँ से बिजली उत्पादन होती है। और ये बिजली का जो संपूर्ण हिस्सा है 100% हिस्सा हमारे राजस्थान को मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा विद्युत का 100% हिस्सा, विद्युत का 100% हिस्सा राजस्थान को, ठीक है। और दोस्तों कई बार क्वेश्चन आया है कि माही नदी जो माही बजाज सागर परियोजना है वो किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और गुजरात ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आया है इसमें कई बार 45 और 50 वाले हिस्से से कि कितना हिस्सा राजस्थान को है, कितना हिस्सा गुजरात का है। तो 45 और 55 आप याद रखोगे, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। यह होगी दोस्तों आपकी पूरी माही नदी। माही नदी को दोस्तों बहुत ही अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया है। जो भी कमी रह गई हो वो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसको समाधान कर लो या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको और बताने का प्रयास करूं। क्योंकि ज्ञाता तो दोस्तों हूं नहीं, मैंने भी कहीं से भी पढ़ा है और पढ़ के ही दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो फिर दोस्तों मानवीय भूल मेरे से हो जाती है, कोई ऐसा फैक्ट जो छूट जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने का उसको प्रयास जरूर करूंगा। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।